मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं अच्छा हूँ। मैं कह रहा था आई कि होप। दिव्या जी साथ में जुड़ नहीं पा रही है, तो बच्चे कह रहे हैं हाँ, आप सब कुछ जबरदस्ती कनेक्टिविटी जोड़ लो। इशू हो रहा होता। कनेक्टिविटी इशू हो रहा था। जी। और कैसी हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया। एंड आई होप आप जी, भी बढ़िया हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। हमारे सारे साथ में जो हमारे लोग हैं, ऑल ऑफ देम आर सेफ एंड ऑल ऑफ देम आर हैप्पी। बिल्कुल। एंड ये आपको सेशन के दौरान भी जब सवाल आते रहेंगे जी जी। और ये लोग आपको एक्टिवली चीजें पूछते रहेंगे, तो आपको पता चलता बिल्कुल रहेगा कि बिल्कुल। दे आर गुड एंड दैट दे हैव बीन वेटिंग फॉर द सेशन। एक्चुअली आई एम एमफिल इन इक्वली क्लिनिक। एक्साइटेड। जी। दिव्या जी, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में बच्चों को बहुत सारे सवाल होते हैं इस चीज में कि अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमफिल परस्यू करना चाहते हैं तो किस तरीके के स्कोप्स एंड अपॉर्चुनिटीज होते हैं, साथ ही साथ में प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, क्या विजन है प्रोग्राम का। और देखिए अभी तो शुरू भी नहीं किया है एंड देन रक्षिता इज सेइंग दैट यू लुक सो कूल। ये आपके लिए है। So that might जी। that comment might be for you. नहीं 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 नहीं, वो तो दे ऑल नो मी, दे हैव बीन सीइंग मी फॉर सो लॉन्ग, नाउ दे डोंट कॉम्प्लीमेंट मी एनीमोर। जी। सो जो लोग नहीं जानते हैं, सो दिव्या जी ने अपना एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी परस्यू किया है एमिटी यूनिवर्सिटी से। एंड बहुत सारा ग्रेटिट्यूड नेहा की तरफ, जिसकी वजह से दिव्या जी से मुलाकात हो पाई। सो दिव्या जी, अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए एक इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नेहा का नाम मेंशन किया है तो मैं उसको थैंक यू बोल दूं पहले। आई होप शी हैज जॉइंड अस, शी वाज सेइंग दैट शी विल बी विद अस। जी। My name is Divya and I have completed my MPhil in Clinical Psychology, Amity University Lucknow campus से मैंने अपना MPhil किया है जी। 2017-2019 बैच। और मैंने अपने मास्टर्स भी कंप्लीट किया है एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से 2013-15 बैच। एंड जी। नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं फुल टाइम वर्क करती हूँ एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, ये वृंदावन योजना लखनऊ के साथ। एंड जी। आई practice at my clinic as well. And my basic area of interest is child adolescence area है मेरा। और adults के साथ भी काम किया है काफी और काम करती रहती हूँ। एंड रिसर्च में भी इंटरेस्ट है। सो जी। रिसर्च एरिया भी एक ऐसा है जो इंटरेस्ट एरिया है मेरा। एंड लेट्स सी और क्या क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच दिव्या जी, ये सारी चीजें बताने के लिए। एडिशनली थोड़ा सा मतलब एमफिल की तरफ बहुत सारे बेसिक सवाल तो हम लोग मतलब हर बार कवर ही करते हैं, जिसमें हम हम्म। लोग थोड़ा सा प्रोग्राम एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होता है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किस तरीके से बना जाता है। सवाल पूछे थे कि दिव्या जी से आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, एंड वन ऑफ द कॉमन हम्म। क्वेश्चन वाज कि क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया जाता है, क्या वो आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड होता है? हाँ, आरसीआई देखिए, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी वही कॉलेजेस ऑफर कर सकते हैं जिनको आरसीआई से रिकग्निशन मिला है। अगर जी। उन्हें आरसीआई से रिकग्निशन नहीं मिला है, वो कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी स्पेसिफिकली कोर्स रन नहीं कर सकते हैं। और जी। एमिटी यूनिवर्सिटी ऐसा एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे बहुत सारे कैंपसेस में एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कोर्स रन हो रहा है जो आरसीआई से वेरीफाइड है। जैसे बिल्कुल। एमिटी लखनऊ है, एमिटी नोएडा है, एमिटी ग्वालियर है, एमिटी मुंबई है। आई थिंक एमिटी रांची में भी अब स्टार्ट हो गया है, एमिटी कोलकाता है। तो ये जी। सारी कैंपसेस में अब एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कोर्स रन हो रहा है काफी सालों से सक्सेसफुली। और आरसीआई रिकग्नाइज्ड है ये। बिल्कुल। एंड साथ में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका थोड़ा सा मतलब बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्टरी सवाल कि आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी में किस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप हुआ और आपने एमफिल परस्यू करने का सोचा? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है बीएचयू से। तो जब जी। एज अ और मैंने स्कूल से साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जी। तो तब से जब ग्रेड 11-12 में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक चैप्टर होता है, तब से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर्टिकुलरली शायद डिसऑर्डर्स और साइकोपैथोलॉजी में डेवलप हो गया। और जी। ग्रेजुएशन के बाद भी ऐसा लगने लगा कि शायद ये एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें मैं काम करना चाहती हूँ। एंड थैंक्स टू एमिटी कि मैंने जब मास्टर्स में एनरोल किया,
तब टीचर्स के सपोर्ट से मेरे अंदर वो इंसाइट्स शायद ज्यादा अच्छे से आया कि आई एम वन पर्सन हु वांट्स टू वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्योंकि मुझे डिसऑर्डर्स के साथ काम करना, पेशेंट्स के साथ थेरेपी करना, उनके प्रॉब्लम्स को समझना, उनको हेल्प करना, ये ज्यादा मुझे पसंद है। और आई थिंक मुझे इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। एंड आई एम वेरी क्यूरियस व्हेन कोई भी डिसऑर्डर पढ़ो, उसके रिलेटेड रिसर्च पढ़ो, तो डिसऑर्डर्स के पर्सपेक्टिव में मेरी क्यूरियोसिटी शायद बहुत सालों से थी, और इसी वजह से मैं शायद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिव्या जी, एक सवाल जो बहुत बार उठता है जब भी हम एमिटी का नाम सुनते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जब नाम सुनते हैं, तो वो ये है कि काफी ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार आप अगर एड्रेस करना चाहें इस बात को तो कर दे, अदरवाइज मैं भी इसको एड्रेस करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, आप भी कर दें, मैं भी एक ब्रीफ स्टेटमेंट दे दूंगी इस पे। आपकी बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि एमिटी का फीस स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर, पर ईयर, क्योंकि आरसीआई का ये कोर्स जो है वो पर एनुअल सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता है। सो एनुअली फीस होती है, और हर कैंपस की अलग अलग फीस है। लाइक नोएडा कैंपस की कुछ अलग फीस होगी, लखनऊ कैंपस की अलग है। एंड द फीस इंक्रीजेस 5% एवरी ईयर, लाइक फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर व्हेन वी शिफ्ट, तो 5% इंक्रीमेंट होता है फीस में। एंड वी डोंट गेट एनी स्टाइपेंड, हमें कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है। दिस इज, और हर कैंपस का फीस स्ट्रक्चर बहुत ट्रांसपेरेंट है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप किसी को भी देखना हो वो ट्रांसपेरेंटली देख सकता है। बट हाँ, कंपैरेटिवली थोड़ा फीस स्ट्रक्चर हाई है, बट वर्थ एवरी पेनी है, मैं ये कहना चाहूंगी। बिल्कुल। एंड साथ ही साथ में जो लोग क्योंकि काफी लोगों को इस बात से हिचक होती है, जब हम भी काफी बार सेशंस लेते हैं तो काफी बच्चे पूछते हैं कि भाई इतना फीस किस लिए चार्ज करते हैं। और ये बच्चों को ये चीज क्लियर होना चाहिए कि एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट कैसे फंक्शन करता है। एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को भी खर्चा चलाने के लिए, टीचर्स की सैलरी निकालने के लिए पड़ता उतना ही है जितना किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पड़ता है। लेकिन एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को जो बैकग्राउंड से फंडिंग मिलती है, वो फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट से, जो आप टैक्स के तौर पे देते हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट को क्योंकि आप किसी तरीके की फंडिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना पूरा खर्चा तो निकालेंगे ही, जो उन्होंने बिल्डिंग एस्टैब्लिश करने में लगाया है, जो सैलरीज दे रहे हैं टीचर्स को, प्रोग्राम का जो खर्चा है। तो ये सारी चीजें मिलाने के बाद आप देखेंगे कंपैरेटिवली तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों का सेम पड़ता है, बस गवर्नमेंट को फंडिंग मिल जाती है तो वो कम कर देता है। एग्जैक्टली, आपकी पॉइंट जी, आपकी पॉइंट बिल्कुल, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है एमफिल का एमिटी में, वी गो फॉर ट्रेनिंग, क्योंकि ये पूरा एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो हम जब क्लिनिकल सेंटर्स पे जाते हैं तो हमारा आने जाने का, स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन का, और वो सारी चीजों में बहुत सारा एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है। प्लस हर तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल कराना, हर तरह की बुक्स अवेलेबल कराना, मतलब एमिटी की लाइब्रेरी में स्पेसिफिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छी और बहुत महंगी किताबें हैं। सो ऑल दैट एक्सपेंडिचर इज ऑब्वियसली बीइंग कवर्ड बाय द फीस दैट वी पे। तो वो सारी चीजें हैं जो हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का पार्ट। और आज के टाइम में तो अगर आप एक मतलब अगर लेटेस्ट कोई, अभी हमने लास्ट वीक एक सेशन रखा था पिछले सैटरडे को विद डॉक्टर विशाल, जिन्होंने बात करी थी साइकोमेट्रिक्स के बारे में। एंड वो बता रहे थे किस तरीके से जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम नाइदर अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूट नॉर फॉर एनी इंस्टीट्यूट, लेकिन बच्चों को फैक्ट्स बताना, सही चीजें बताना बहुत जरूरी है। एक एक असेसमेंट की कॉस्ट मिनिमम 70,000 से लेके 1.5 लाख 2 लाख तक की होती है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी अपडेटेड नहीं होते हैं, मतलब पुराने मेजर्स यूज करे जाते हैं। तो ऐसे में अगर नए मेजर्स को भी अपडेट करेंगे तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को भी वो कहीं ना कहीं पे एक्स्ट्रा पैसा मांगना पड़ेगा या गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो यही डिफरेंस है, हमारा लैब वेल इक्विप्ड है, हमारे पास जैसे एक रॉशाक नहीं है। वी आर लाइक 10 सीट्स हैं एमफिल में लखनऊ कैंपस में, और 8 प्रोफेशनल डिप्लोमा की। सो एक रॉशाक नहीं है, क्योंकि हम सब अलग अलग सेंटर्स पे जाते हैं और एक टाइम पे 2 बच्चों को जरूरत पड़ सकती है। वी हैव 2-3 सेट्स ऑफ रॉशाक।
कि एक साथ 2-3 बच्चे असेसमेंट कर पाए। सो ये ऑल दीज इंक्लूड अ लॉट ऑफ दे नीड अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस, और ऑब्वियसली इसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा लगता है। बिल्कुल। एंड साथ ही साथ में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ओवरऑल विजन है प्रोग्राम का, कि क्या फोकस है एमिटी यूनिवर्सिटी का जब वो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स करा रही है बच्चों के लिए? सी एमिटी एज एन इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा फोकस करता है बिहेवियरल साइंस पे, साइकोलॉजी पे। एमिटी यूनिवर्सिटी, हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट सर है, हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट चेयरपर्सन मैम है, दोनों ही लोगों का इंडिविजुअल बहुत ज्यादा फोकस है बिहेवियरल साइंस पे। वो चाहते हैं वो जी। टोटल ओवरऑल होलिस्टिक वेलबींग डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का करना चाहते हैं, एंड देन दे वांट देयर स्टूडेंट्स टू कंट्रीब्यूट द सेम टू द सोसाइटी। तो ये एमफिल का कोर्स या साइकोलॉजी का कोर्स रन करते ही इसलिए है सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू द मेंटल हेल्थ सेक्टर इन आवर कंट्री। जी। हमें डे वन से ये ओरिएंटेशन में यही बोला जाता है कि आप सिर्फ एक साइकोलॉजी स्टूडेंट नहीं है, नाउ यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्कुल। ह्यूमंस ऑन योर शोल्डर्स। तो ये विजन है कि ओवरऑल वेलबींग अवेयरनेस स्प्रेड करना मेंटल हेल्थ को लेके। आप हम सब जानते हैं कितना स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में। सो हमारा डिपार्टमेंट, हमारी यूनिवर्सिटी बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है विद इन कैंपस, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी फैकल्टीज के लिए, और आउटसाइड कैंपस भी। सो ये एक ओवरऑल विजन है एमिटी यूनिवर्सिटी का कि हम सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस और ऐसे इंडिविजुअल्स तैयार करें जो एथिकल प्रैक्टिस और जो ये बिलीव करें कि हाँ मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट जैसे कि फिजिकल हेल्थ है। तो ये ओवरऑल विजन है। और आई एम वर्किंग विद स्कूल ऑल्सो, तो यहाँ पे भी वही मतलब एमिटी का ओवरऑल विजन ही यही है कि मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। बिल्कुल। एंड दिव्या जी, एक सवाल जो मैं ज्यादातर पूछना पसंद करता हूँ वो ये है कि हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको एक्टिवली डायग्नोस करना है, असेसमेंट्स यूज करना है, वहां पे नॉलेज के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और एक बैक में आपका एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोग्राम के दौरान में बहुत जरूरी होनी चाहिए। तो ऐसे में स्किल डेवलपमेंट को लेके आपका क्या विचार है? एमफिल ऑल इन ऑल स्ट्रक्चर जो ही है, जो ये है एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करता है। हमें बेड साइड ट्रेनिंग पे फोकस हमारे कोर्स का आरसीआई ने दिया है कि होना चाहिए, इसीलिए क्लिनिकल ट्रेनिंग ज्यादा इन्वॉल्व है। क्लासरूम टीचिंग सिर्फ 30% है, 70% टीचिंग जो है वो स्किल फोकस जो है वो स्किल डेवलपमेंट पे है। तो इसी वजह से हमें ट्रेनिंग सेंटर्स पे भेजा जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, ट्रेनिंग वहां पे वर्क करते हैं। हम एज अ ट्रेनिंग क्लिनिकल सेंटर्स पे जाके वर्क करते हैं। तो पूरा जैसे ऑटिज्म हमने किताब में पढ़ लिया कि ऑटिज्म क्या है, बट जब तक हम ऑटिज्म के साथ काम नहीं करेंगे इन द फील्ड, ऑटिज्म इज ऑल टुगेदर डिफरेंट व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग विद ऑटिज्म। सो फोकस स्किल डेवलपमेंट पे होता है। ओवरऑल एक क्लिनिशियन की क्या स्किल होनी चाहिए टेस्टिंग में, पेशेंट के साथ प्रेजेंटेशन में या थेरेपी में, इन सब पे बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है स्ट्रक्चर पे। एंड साथ में मैं प्रोग्राम का थोड़ा और डिटेल स्ट्रक्चर से पहले आपसे जानना चाहूंगा कि प्रोग्राम का एडमिशन प्रोसेस क्या है? एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस के लिए इनके एडमिशंस मोस्टली फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं। वेबसाइट पे फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, और यू कैन जस्ट जिस भी कैंपस में किस आपको एडमिशन लेना है आप वहां पे वेबसाइट पे डाल सकते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी सपोज लखनऊ, तो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं फॉर्म्स एंड यू कैन इनरोल योरसेल्फ। आपकी एक माइक्रो साइट पे एक आईडी बन जाती है, एंड देन फॉर्म के 5-6 प्रोसेस स्टेप्स हैं। आप फॉर्म फिल करिए, फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक्सेप्टेंस आता है एडमिशन से। अगर आप एलिजिबल हैं कोर्स के लिए तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है, एंड देन यू विल बी गिवन अ डेट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड योर इंटरव्यू एग्जाम। तो रिटन पहले होता है और फिर इंटरव्यू होता है, और दोनों की मेरिट के बेसिस पे देन एडमिशन सिलेक्शन होता है। थोड़ा सा आप ये रिटन एग्जाम के बारे में बता पाएंगे कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, सब्जेक्टिव बेस्ड है, या क्या स्ट्रक्चर है?
ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एंड प्योरली मास्टर्स तक का जो सिलेबस मोस्टली यूजीसी के कॉलेजेस में है, मोस्टली जो यूजीसी है अप्रूव करता है कॉलेजेस के लिए सिलेबस, वही कोर्स में होता है। जैसे कि रिसर्च है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के साइकोपैथोलॉजी जो हम पढ़ते हैं उसके क्वेश्चंस हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं, जनरल साइकोलॉजी के हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसके बेसिस पे एडमिशन होता है जी। तो ये सिलेबस भी अवेलेबल होता है साथ में एंट्रेंस टेस्ट का? सिलेबस एज सच अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, बट ये बेसिक ये हाँ बेसिक जो हमारा मास्टर्स का सिलेबस है वही सिलेबस हमारी एंट्रेंस में पूछा जाता है। बिल्कुल। एंड साथ ही साथ में नेगेटिव मार्किंग एंट्रेंस एग्जाम में, या कुछ और डिटेल आप बताना चाहें एंट्रेंस हाँ, एग्जाम? रिटन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो भी आपका स्कोर है वो है। एंड इंटरव्यू पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, मतलब इन द सेंस कि इंटरव्यू में जो आपने स्किल वाली बात करी है, तो जो हमारे HOIs हैं और भी जो हमारा पैनल बैठता है इंटरव्यू में, वो क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स आते हैं, बहुत सारे एप्लीकेंट्स आते हैं, सो हम एमिटी यूनिवर्सिटी उन्हीं बच्चों को मतलब वो एनालाइज करते हैं कि कितना पैशनेट है आप अपने कोर्स के लिए। ऐसा तो नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एमफिल शायद RCI की लाइसेंस के लिए करना चाहते हैं, या एक RCI रिकॉग्नाइज कोर्स सिर्फ RCI की लाइसेंस के लिए करना चाहते हैं। तो वहां पे वो स्किल वाली बात आ जाएगी कि अगर मुझे मेरा एम ही सिर्फ लाइसेंस है तो मैं शायद अपना 100% नहीं दूंगी। तो इस पर्सपेक्टिव में एंट्रेंस और इंटरव्यू दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। द परफॉर्मेंस एंट्रेंस का कितना अच्छा है और कितना अच्छा इंटरव्यू का है, दोनों के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। बिल्कुल। एंड साथ ही साथ में मतलब मैं तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सवाल पूछने के साथ ही इतने डिटेल, इतने कॉन्फिडेंस के साथ सारे जवाब आ रहे हैं, और साथ ही साथ में आपकी हार्ट्स तो देखती रहती हैं बीच बीच में, सारे के सारे लोग जो आपकी तरफ हाँ, भेज वो रहे मैं हैं। देख रही हूँ। जी। एंड ऑल्सो एंट्रेंस में आई एम सॉरी टू कट यू, जी जी जी, प्लीज बताइए। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे भी थोड़ा फोकस किया जाता है कि हम मास्टर्स, ग्रेजुएशन और मास्टर्स में जो हम बेसिक टेस्ट हमें पढ़ाए जाते हैं, वो उसके बेस पे भी क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं एंड रिटन में भी आते हैं। सो दे माइट आस्क यू टू टेल द थियरी बिहाइंड द पर्टिकुलर टेस्ट, या आपने कभी किया है तो कार्ड्स को लेके, जैसे रॉशाक है, TAT है, इसके कार्ड्स को लेके कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बेसिक जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हमने मास्टर्स तक पढ़े हैं उसकी भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। एंड थोड़ा सा आप इंसाइट देना चाहेंगी ऑन द इंटरव्यू वाला पार्ट, कि बेसिकली उनका फोकस जो है वो थोड़ा पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर किस तरीके से, अगर थोड़ा सा डिटेल में? सब्जेक्ट रिलेटेड भी होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड ज्यादा होते हैं। पर्सनल में यही हो सकता है, व्हाट इज योर विजन फॉर मेंटल हेल्थ, या ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे प्रोफेशन से ही रिलेटेड हो। ऐसा कुछ बहुत वो नहीं होता है, बट हाँ वो होते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं विच कैन आप कभी कभी फंस भी सकते हैं। सो और मोस्टली साइकोलॉजी रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। टेस्टिंग वगैरह को लेके क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, थ्योरीज पूछ सकते हैं। मेरे इंटरव्यू में बेसिकली टेस्ट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। डेजर्टेशन, आपने कभी लाइफ में अगर कोई रिसर्च वर्क या कुछ ऐसा किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, क्योंकि रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसर्च एमफिल का। सो इसीलिए रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, रिटन में भी और इंटरव्यू में। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड साथ ही साथ में दिव्या जी, बच्चों का एक सवाल ये था कि अगर मास्टर्स में उन्होंने डिसर्टेशन नहीं करी है, तो क्या उनके चांसेस सिलेक्शन के गिर जाते हैं या नहीं, या किस तरीके से? एज सच कुछ इससे स्पेसिफिकली डेजिटेशन नहीं गई, क्योंकि वो हर कॉलेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है कि कुछ कॉलेजेस करवाते हैं, कुछ कॉलेजेस नहीं करवाते हैं। बट देन आई बिलीव रिसर्च मेथड एज अ पेपर, रिसर्च मेथोडोलॉजी हम सभी पढ़ते हैं मास्टर्स में, फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में। तो वो उसके बेसिस पे आप ऑब्वियसली क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, आप अपने आंसर्स तैयार कर सकते हैं। अगर आपने किया है डेजिटेशन तो वो आपके लिए एक एड ऑन हो जाता है कि क्वेश्चंस के फॉर्म में, कि हाँ आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है रिसर्च में, और रिसर्च के इम्प्लीकेशंस एंड ऑल लाइक दैट। एंड दिव्या जी, अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा डिटेल में कि जो ये पूरा एमफिल का प्रोग्राम है एमिटी यूनिवर्सिटी का, ये 2 साल में किस तरह से स्पैंड है प्रोग्राम, कि
क्या फोकस रहता है पहले साल में, दूसरे साल में क्या चीज फोकस रहता है या क्या पढ़ाया जाता है, आप जिस डिटेल में बताना चाहें। फर्स्ट ईयर की जब हमारी कोर्स स्टार्ट होता है तो हमें जी बेसिकली 5 पेपर्स होते हैं, 3 थियरी पेपर्स और 2 प्रैक्टिकल के हमारे पेपर्स होते हैं। और हम आरसीआई का सिलेबस फॉलो करते हैं, जो आरसीआई ने यूनानिमस अपना सिलेबस बनाया है, कोर्स स्ट्रक्चर बनाया है, वही फॉलो जी होता है सारे कैंपसेस में, हमारे यहाँ भी वही फॉलो होता है। सेकेंड ईयर में हमारा डेजर्टेशन होता है और प्लस हमारा थियरी पेपर्स और साइको। फर्स्ट ईयर में बेसिकली हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, डिसऑर्डर्स है, ये सब चीजें पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में हम जैसे बिहेवियर मेडिसिन पढ़ते हैं, जहाँ पे हम जी फिजिकल इलनेस के बारे में पढ़ते हैं। हमारा स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर में अब शिफ्ट हो गया है, हमारा बैच जब स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर में था, अब स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर में हो गया है और बिहेवियर जी मेडिसिन हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। तो ऐसे है न्यूरोसाइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर क्या है, ये जी सारी चीजें हैं हम जो सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल थेरेपीज जो है हम वो सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में फोकस केस हिस्ट्री, एमएससी और साइकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग पे होता है। फर्स्ट ईयर में हमारा फोकस केस हिस्ट्री, एमएससी प्लस साइकोथेरेपी पे होता है। और जी सेकेंड ईयर में एडिशनल हमारा 6 मंथ्स का पूरा रेग्रेसिव डेजर्टेशन प्रोग्राम होता है, जो सेकेंड ईयर के इनिशियली ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारा सेकेंड ईयर रिज्यूम हुआ था, तभी से जी हम लोगों ने डेजर्टेशन पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल। एंड साथ ही साथ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर यानी कि क्लाइंट्स और पेशेंट से जो हम्म इंटरेक्शंस होते हैं हम्म वो कब चालू हो जाते हैं और किस तरह से रहते हैं। बिगनिंग ऑफ द कोर्स, अच्छा, बिगनिंग ऑफ द बिल्कुल कोर्स। कोर्स स्टार्ट होता है उसके 10-15 डेज, क्योंकि हमें अलग अलग सेंटर्स पे पोस्ट किया जाता है। यहाँ पे जो मेंटल हॉस्पिटल्स हैं और अलग सेंटर्स, जी डिफरेंट सेंटर्स हैं वहां पे। तो बिगनिंग ऑफ द कोर्स 10-15 डेज के बाद हमारी क्लिनिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। सो एमिटी जी यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारा 6 डेज में हमारे 3 डेज हमारा 4 डेज हमारा कॉलेज क्लिनिकल ट्रेनिंग होता है और 2 डेज हमारी कॉलेज की डेज होती है, जहाँ पे हमारा उसके अलग स्ट्रक्चर है कि वहाँ पे क्लासेस होती हैं, फिर और जो जी एडिशनल एकेडमिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो आरसीआई का है वो फॉलो होता है। तो जब हम सेंटर्स पे जाते हैं तो 2 सेंटर्स भी डिवाइडेड हैं, क्लिनिक अडल्ट सेंटर्स हैं और चाइल्ड सेंटर्स हैं। तो हमें बिल्कुल दोनों का इक्वल एक्सपोजर मिलता है, चाइल्ड रिलेटेड डिसऑर्डर्स का भी और अडल्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स का। और वहाँ पे हम इंडिविजुअली हैंडल करते हैं केसेस जी एज अ ट्रेनी, एज एन इंटर्न। हम पूरा हमें पूरा ये अथॉरिटी होती है कि हम पूरे तरह से केस हैंडल कर सकते हैं, पेशेंट से इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनकी फैमिली से इंटरेक्शन कर सकते हैं, पूरा जी प्रोटोकॉल हॉस्पिटल का फॉलो करते हुए हम सारी चीजें करते हैं। बिल्कुल। एंड कितना रिगरस है प्रोग्राम, रिगरस इन द सेंस कि सुबह कितने बजे से शाम का कितना समय लग जाता है और इस तरीके से। 10 to 12 आवर्स आप मान के चलिए कि पूरा स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल क्लिनिकल ट्रेनिंग डेज पे भी होता है और कॉलेज की टाइमिंग्स भी 9:15 to 5:30 है। सो पूरा आपको उतने टाइम आपको कॉलेज में रहना है एंड देन वो एकेडमिक स्ट्रक्चर उस तरह से प्लान है थर्सडेज और फ्राइडेज का कि कैसे कब बिल्कुल कितने बजे क्या क्या चीजें होंगी। सो आप मान के चलो कि 8 to 10 आवर्स तो आपके हो ही जाते हैं। एंड बिल्कुल अटेंडेंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आरसीआई का ये स्पेसिफिकली रूल है कि 75% अटेंडेंस, 80% अटेंडेंस मैंडेटरी है, 80% अटेंडेंस मैंडेटरी है। सो इसीलिए हमारी क्लिनिकल डेज की भी ट्रेनिंग की अटेंडेंस रेगुलेट होती है, हमारा जो कॉलेज का डेज होता है उसकी भी हमारी अटेंडेंस रेगुलेट होती है। एंड एमिटी इज वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट अटेंडेंस, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी मैनुअली नहीं होता है। हमारा जी ऑनलाइन पोर्टल है Amazon, वहां पे हमारी अटेंडेंस मार्क होती है, सारी चीजें हमारी वहीं पे मार्क होती हैं। तो इसीलिए उसमें 0.5% का भी अगर गड़बड़ आता है, अटेंडेंस में मार्जिन आ रहा है, देन वो डिबार हो जाते हैं और फिर उसके बिल्कुल अलग अपना प्रोसेस है। बिल्कुल। एंड साथ ही साथ में अगर आप थोड़ा सा इस चीज पे लाइट डालें कि व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर एंड द हॉस्टल फैसिलिटीज, इफ से somebody is wants to go to the Lucknow campus and is from Delhi, so they don't want to go to the Noida campus, so due to some reason the seats are filled and they want to go to हम्म Lucknow, so what are the हम्म hostel facilities, the fee structure and उस तरीके से। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है विद इन कैंपस,
विद इन कैंपस हॉस्टल है। हॉस्टल एमफिल ट्रेनीज के लिए थोड़ी टाइमिंग्स एंड ऑल को भी लेके लिवरेज है, क्योंकि हमें क्लिनिकल ट्रेनिंग्स पे जाना होता है, सैटरडेज भी वर्किंग होता है हमारा। सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली टाइट सिक्योरिटी है कैंपस में। और क्योंकि ट्रेनिंग डेज पे आपको यही रहना है। बाकी अगर आप जिस दिन क्लिनिकल सेंटर्स पे जाना होता है, उसके लिए कॉलेज की तरफ से बसेस प्रोवाइडेड है, मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिससे ट्रेनीज जो है कम्यूट करते हैं हॉस्टल से लेके सेंटर्स तक। एंड हॉस्टल और एकेडमिक फी वेबसाइट पे अवेलेबल है, क्योंकि हर साल फी का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो वो हॉस्टल में भी, क्योंकि हॉस्टल कैंपस में ही मेस भी है, सो मेस की फूड की मतलब जो एनुअल फीस जाता है वो, एंड देन फूड की पर मंथ की फीस अलग से जाती है, एंड देन दे हैव लॉन्ड्री एंड एवरीथिंग, सो द हॉस्टल इज क्वाइट गुड। बिल्कुल। तो ऑन एन एवरेज थोड़ा सा बता सकती हैं कि लमसम में जैसे आपने क्या हॉस्टल फैसिलिटीज ली हुई थी या नहीं नहीं? नहीं, अच्छा, मैंने हॉस्टल फैसिलिटी नहीं ली हुई थी। जब मैंने अपना कोर्स किया था, तो मेरी पर सेमेस्टर, मतलब पर सेमेस्टर वाइज, क्योंकि एमिटी का अपना स्ट्रक्चर है कि वो फीस सेमेस्टर वाइज जाती है, तो मेरी पर सेमेस्टर की फीस 70,000 थी, एंड आई डिड इन 70,000। 2017। आई स्टार्टेड इन 2017। जी। या ऑन एन एवरेज वही लगभग आप 1.25 लाख या 1 लाख के करीब हाँ सालाना हाँ मान के चल लीजिए। हाँ, सालाना मान के बिल्कुल चले, हाँ। बिल्कुल। एंड साथ ही साथ में मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस एमफिल परस्यू करने का, और अब करेंटली आप काम भी कर रही हैं, मतलब ऐसा मेरे ख्याल से प्राइवेट सेटअप भी है, आप इंडिविजुअली वर्क कर रही हैं और साथ हाँ में आप एमिटी के साथ भी काम कर रही हैं, तो हाँ ओवरऑल किस हाँ। तरीके का एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग द प्रोग्राम एंड पोस्ट द प्रोग्राम? माय एक्सपीरियंस, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को मतलब बताऊं, तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एमफिल करना शायद एक मेरे लिए ड्रीम था। मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने 2 साल जॉब करी, एंड जी आई अपीयर्ड फॉर 2 कॉलेजेस के इंटरव्यू, एंड आई कुड नॉट मेक टू दोज 2 कॉलेजेस। बट वो एमफिल का एक बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था। आई वॉज नॉट एबल टू गेट ओवर इट कि नहीं, एमफिल करना ही है, बिल्कुल करना ही है। एंड आई थॉट कि व्हाई नॉट एमिटी, जब एमिटी को लाइसेंस मिल गया है तो। एंड बिल्कुल माई जर्नी हैज बीन वंडरफुल। मैंने इतना कुछ सीखा है अपने कैंपस से, अपने फैकल्टी से, अपने बैचमेट से, that I feel so blessed that I'm part of Amity। and ट्रेनिंग में आपको रिग्रेसिव ट्रेनिंग की, जब हम बात करते हैं बेड साइड ट्रेनिंग की, तो हमें वो प्रॉपर रिग्रेसिव ट्रेनिंग मिलती है, चाहे वो चाइल्ड सेंटर्स पे हो, चाहे वो अडल्ट सेंटर्स पे हो। एंड वी हैव सो सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव फैकल्टीज कि हम अगर रात को 8 बजे भी उनको मैसेज करें, मैम ये वाले डिसऑर्डर में प्रेजेंटेशन है, नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करना है, दे आर ऑलवेज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस। बिल्कुल हमारे जो HOI हैं, प्रोफेसर जैदी सर, सो ही सो हम्बल एंड इतने अप्रोचेबल हैं। हम कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस कर सकते हैं। एकेडमिक में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, वी कैन ऑलवेज गो एंड अप्रोच हिम। सो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस एमिटी में एमफिल का बहुत ही ज्यादा वंडरफुल रहा है, एंड आई कैन टॉक फॉर आवर्स मेरे एक्सपीरियंस के, एमिटी के एक्सपीरियंस में। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हमें ऐसे ओरिएंटेशन किया जाता है, हमारी ऐसी ट्रेनिंग होती है कि हमें जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है। हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में थेरेपीज दे रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, हमें पूरा गाइडेंस मिलता है। आवर फैकल्टीज, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, तो आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए। अगर रिसर्च फील्ड में है, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन रिसर्च, तो हमें वो ओरिएंटेशन भी मिलता रहता है अपने फैकल्टीज के थ्रू कि आपको ऐसे ऐसे चीजें करनी चाहिए, ये होना चाहिए, इस जॉब के लिए आपको ये प्रिपेयर करनी चाहिए। सो ये सब हेल्प भी हमें 24/7 आई वुड से हमारी फैकल्टीज और हमारे डिपार्टमेंट से हमें मिला है। And बिल्कुल also after my job, after my completion of my course, मैंने एक जगह पे और काम किया, एंड देन आई ज्वाइंड एमिटी। सो उस वक्त भी काफी गाइडेंस मिलता रहता था कि अच्छा इंटरव्यू है तो आपको क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आपको कैसे क्या करना है, क्या प्रेजेंटेशन है। सो द डिपार्टमेंट इज ऑलवेज देयर। आप वहाँ के एलुमनाई बन गए हो, आप वहाँ के स्टूडेंट हो, टू हेल्प अस। बिल्कुल। एंड मैं सभी व्यूअर्स को ये चीज कहना चाहूंगा कि आपके जितने भी सवाल हैं और पहले भी जो सवाल मिस हो गए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सवाल अब
यहाँ पे एक एक करके पूछना शुरू कर दीजिए। हम लोग आफ्टर दिस क्वेश्चन वील स्टार्ट विद ऑल योर क्वेरीज। एडिशनली मैं सभी से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दिव्या जी इतनी मेहनत से सारी की सारी चीजें इतने डिटेल से और अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज फीडबैक भी दीजिए दिव्या जी को कि सेशन आपको किस तरीके का लग रहा है। एंड दिव्या जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप प्रोग्राम को लेके प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज और क्या एमिटी ऑफर करता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, अगर आपने कोर्स देखिए, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है तो यहाँ पे, और एक तरह से इट इज मोर ऑफ मेडिकल रिलेटेड कोर्स, तो वैसा नहीं है कि हमें हमारे लिए स्पेशली रिक्रूटमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड ऑल दैट। बट हाँ, इन बिटवीन जैसे मैंने कहा कि अगर अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, हमारे फैकल्टीज को, हमारे डिपार्टमेंट को पता चलता है, सो वी आर ऑब्वियसली इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। और कैंपस रिक्रूटमेंट भी, जैसे लखनऊ में कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वहां से या किस बाहर से भी कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है, अगर इंटरव्यू की जरूरत है या कुछ ऐसा है, तो वो भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करवाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा सा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में मेजरली हम लोगों ने जितनों से बात करी है उनके साथ में एक थोड़ा सा इश्यू जो रहता है वो प्लेसमेंट वाली चीज को लेके रहता है कि पर्सनल लेवल पे तो पता चलता ही रहता है, लेकिन इंस्टीट्यूट की तरफ से इस चीज में बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल पाती। नहीं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फोकस होता है, स्पेशली हमारे एचओआई का बहुत ज्यादा कंसर्न होता है। हम जैसे ही सेकेंड ईयर के बच्चे कोर्स कंप्लीशन के एज पे आते हैं, सर कीप इन्फॉर्मिंग अस कि कोई जिसका भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है 10 स्टूडेंट्स का, किसी का चाइल्ड हो सकता है, किसी का अडल्ट हो सकता है, किसी का रिसर्च हो सकता है, तो उसके पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर कोई जॉब आई है तो वो उसको इन्फॉर्म कर दी जाती है। एंड फिर इंटरव्यू के क्या प्रोसेस है, कैसे है। एंड अभी तक 2015 से बैच रन हो रहा है एंड 100% प्लेसमेंट है हमारे एमफिल के बैच का। और जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है, विद इन कोर्स, मतलब हम जब एग्जाम्स वगैरह दे रहे होते हैं, कुछ लोगों का तभी जॉब लग जाती है और कुछ लोगों की तुरंत कोर्स कंप्लीशन के बाद भी जॉब लगती है। साथ में दिव्या जी, एक सवाल यहाँ पे आया है कि मैम मैं मुंबई से हूँ, तो आप थोड़ी सी कुछ जानकारी दे सकती हैं मुंबई कैंपस के बारे में? बिल्कुल। आप देखिए, एमिटी बहुत ट्रांसपेरेंटली और बहुत ज्यादा वैसे फॉलो करता है सारी चीजें, तो सब कुछ वेबसाइट पे आपको बहुत इजीली अवेलेबल है। सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। मुंबई कैंपस में भी एमफिल इन डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी है, एमफिल कोर्स वहां भी रन हो रहा है। तो आपको वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन सारे कैंपसेस की मिल जाएगी कहीं भी। और उसमें हेल्पलाइन नंबर भी होता है एमिटी का, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दैट नंबर एंड दे आर ऑलवेज रेडी, द एडमिशन डिपार्टमेंट इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस। बिल्कुल। एंड मैं सभी व्यूवर्स को ये चीज कहना चाहूंगा कि आप जो ये सस्ते में केवल हार्ट्स भेज के ही फीडबैक दे रहे हैं, तो केवल ये नहीं चलेगा कि अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट ये वाला फीडबैक, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करके, जो दिव्या जी इतनी मेहनत लगा रही है बताने में, बात करने में, तो थोड़ी सी मेहनत करके टाइप करके फीडबैक बताइए कि किस तरीके का पूरा सेशन आपको लग रहा है। तो उससे थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलता है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव और क्या बेहतर चीज रही हमारे लिए। बाकी बच्चे थम्स अप दे रहे हैं, ये थोड़ा सा बच्चों का तरीका है अपना कि जब फीडबैक के लिए कहते हैं तो जी। एंड साथ ही साथ में बच्चे कह रहे हैं कि काफी मीनिंगफुल सेशन रहा एंड वेरी ग्रेट सर एंड मैम एंड वेरी हेल्पफुल लाइव सेशन, ग्रेट वर्क। एंड नंबर ऑफ सीट्स का एक सवाल आया है, तो मेरे ख्याल से आप शायद बता चुकी हैं 10। हाँ, 10 सीट्स हैं लखनऊ कैंपस में और 8 सीट्स हैं प्रोफेशनल डिप्लोमा के कोर्स में। 10 सीट्स हैं एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, लिस्ट ऑफ किसी भी कॉलेज के बारे में आपको क्वेरी करनी है या उनका आरसीआई, आप कभी भी कहीं भी, नॉट जस्ट एमिटी, कहीं भी आप एडमिशन ले रहे हैं, उससे पहले आप जरूर चेक करिए आरसीआई की वेबसाइट पे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस अवेलेबल हैं, उनका एफिलिएशन है कि नहीं आरसीआई से। ऐसा तो नहीं है कि आप जब एडमिशन ले रहे हैं तो उनका एफिलिएशन ईयर खत्म हो गया, उनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो यू मे फॉल इन एनी काइंड ऑफ ट्रबल।
तो आरसीआई की वेबसाइट पे बहुत इजीली आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस मिल जाएंगे, उनका एफिलिएशन है नहीं है आरसीआई से ये आपको मिल जाएगा। तो आरसीआई की वेबसाइट से भी आप ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल। एंड एक साक्षी कह रही हैं कि वेरी फ्रूटफुल सेशन, एंड देवजनी कह रही है मैम इज सो स्वीट। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ में एक सवाल ये आया है कि क्या क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स काफी बार ओवरवेलमिंग हो सकता है? ओवरवेलमिंग हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि हम जब नए नए डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं या हम नए नए थेरेपीज पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हम अपने आप के ऊपर लेने लगते हैं। सो अगेन यू आर अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, तो हमें अपने आप पे भी वर्क करने की जरूरत होती है। तो आपके अपने कोपिंग स्ट्रैटेजीज आपको बनाने पड़ेंगे। हम सबके अपने अपने अलग अलग तरीके के कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं। मेरा कोपिंग स्ट्रैटेजी है आई टॉक लॉट विद माई फ्रेंड्स। सो ये हम सबकी अपनी अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वही एक प्रोफेशनल और पर्सनल बाउंड्रीज आप को मेंटेन करने सीखनी पड़ेंगी, और कोर्स में वो हमें सिखा दी जाती हैं कि ट्रेनिंग के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हम इतनी सारी रिलैक्सेशन और इतनी सारी थेरेपी सीखते हैं, वी टेंड टू अप्लाई दैट ऑन आवर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। एंड मेरी तरफ से तो दिव्या जी यही सवाल थे। बस आखिर में हम लोग यूजुअली ये सभी से पूछते हैं हमारे रिसोर्स स्पीकर्स से कि अगर आप जो सामने एस्पिरेंट्स हैं हमारे, जो कि आगे जाके क्लिनिकल साइकोलॉजी में परस्यू करना चाहते हैं अपना करियर, सो आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगी? एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं हम सबको पता है एक फैक्ट कि हमारे देश में बहुत मतलब एक स्कैरसिटी है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं साइकोलॉजी में, आप अपनी फील्ड को आइडेंटिफाई करिए कि आप कौन सी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। आप उसके बाद आप अपना कोर्स अपना करियर डिसाइड करिए। एंड बिना और आरसी एमफिल करने से, देखिए मास्टर्स तक हम सब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा, बट एमफिल एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे ऑल ओवर एक अलग डेवलपमेंट होता है। हम साइकोलॉजी को भी शायद दूसरे नजरिए से देखने लगते हैं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हम बहुत सारी नई चीजें पढ़ते हैं। हम थेरेपीज हम सब पढ़ते हैं मास्टर्स तक, बट हम जो एमफिल में पढ़ते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत रिग्रेसिव डेप्थ, हमारी नॉलेज की जो डेप्थ होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो इट्स अ मैसेज फ्रॉम माई साइड दैट अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर आप एक्चुअली एमफिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। आरसीआई तो चाहता ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बने, और हम शायद वो गैप को ब्रिज कर पाए जो लोगों और साइकोलॉजिस्ट के बीच में है। एंड देन बट एथिकल प्रैक्टिसेस जो आरसीआई जिस पे फोकस करता है, और हम सबको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को फोकस करनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। एंड शायद वो उसकी ट्रेनिंग हमें एमफिल में बहुत ज्यादा मिलती है। हर थेरेपी से पहले, हर सेशन से पहले, हर क्लास से पहले हमें वो चीजें याद दिलाई जाती हैं कि हमारी कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, हमारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। बिल्कुल। एंड जो अनुष्का आप सवाल पूछ रही हैं, इसके लिए पहले भी कुछ सेशंस आप हमारे ही आईजीटीवी पे एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आपको क्लिनिकल और काउंसलिंग में मतलब क्या डिफरेंस रहेगा और किस तरीके से आप ऑप्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन। किसी ने पूछा था प्रोफेशनल डिप्लोमा के बारे में, कुछ पीडीसीपी के बारे में, हाँ, इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो ये 1 ईयर कोर्स है जो एमिटी नोएडा और एमिटी लखनऊ दोनों कैंपसेस में रन होता है, और ये 1 ईयर का ही कोर्स है। और इसके कंप्लीशन के बाद डिफरेंस एमफिल में और पीडीसीपी में ये है कि हम 2 इयर्स के कोर्स के कंप्लीशन के बाद वी बिकम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। पीडीसीपी करने के बाद भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बट एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और एकेडमिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जैसे हम बहुत सारी पीडीसीपी में डेजर्टेशन नहीं होता है, एमफिल में डेजर्टेशन होता है, और बहुत न्यूरोसाइकोलॉजी का जो पेपर हम पढ़ते हैं अपने सेकेंड ईयर में, वो नहीं पढ़ते हैं पीडीसीपी में। बिहेवियर मेडिसिन का इतना इलैबोरेटिव एक दो डिसऑर्डर्स वो पढ़ते हैं
तो ये एकेडमिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, और एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डेजिग्नेशन होती है। एंड एमफिल करने के बाद हम टीचिंग के लिए एलिजिबल होते हैं एज एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट्स जहां पे क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है। बट पीडीसीपी के जो स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे रिक्रूट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अनलेस दे आर नॉट पीएचडी। तो ये डिफरेंस है पीडीसीपी और एमफिल में। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं थी, बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंदाजे से इस चीज को समझे हुए हैं कि भाई 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। साथ ही साथ में मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा कि मेरा भी कहीं पे ये मानना कुछ टाइम के लिए था, आप अगर बदल पाई तो मैं जरूर बदलूंगा उस विचार को, कि जो प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स है वो कहीं ना कहीं पे, क्योंकि अभी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो हमें थोड़ा अभी कुछ टाइम के लिए ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम एमफिल परस्यू कर सकते हैं तो एमफिल परस्यू ज्यादा प्रेफर करना चाहिए इन कंपैरिजन टू पीडी, मतलब प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए। तो इस पे अगर आप प्लीज कुछ विचार दे पाए, अगेंस्ट होगा तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, जैसा आपको ठीक लगे। पर्सनली मेरा, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2 ही कॉलेजेस हैं जो ये ऑफर करते हैं ये कोर्स, बहुत सारे कॉलेजेस में है भी नहीं। सो ये एक ड्रॉबैक है। और ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा चीजें वो होती हैं, मतलब कोर्स स्ट्रक्चर के, जैसे मैंने बोला कि कुछ पेपर्स हैं जो हम एज एमफिल स्टूडेंट पढ़ते हैं बट पीडीसीपी में वो इंक्लूडेड नहीं है। सो नॉलेज के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो थोड़ी चीजें जो है वो लैक करती हैं। तो शायद ये एक ड्रॉबैक है पीडीसीपी कोर्स का। सो अगर आपके लिए, जैसे आपने बहुत सही कहा कि अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है तो एमफिल परस्यू करिए, बिकॉज अगेन मैं जो बिलीव करती हूँ कि बहुत ज्यादा रिग्रेसिव ट्रेनिंग होती है, और जो लेवल ऑफ नॉलेज होता है, वो जो पर्सनालिटी में चेंज होता है एमफिल करने के बाद, वो बहुत ड्रास्टिक होता है। आई वुड जस्ट लाइक टू कोट वन थिंग। मैं जब मास्टर्स परस्यू कर रही थी तो मेरे कुछ फैकल्टीज थे, 2 फैकल्टीज थे जिनको देख के शायद मुझे और ज्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिला कि मुझे एमफिल करनी चाहिए। वो जब पढ़ाते थे क्लास में और वो जब बातें करते थे किसी साइकोलॉजी के थ्योरी या कुछ टॉपिक के बारे में, आई वुड थिंक एट बैक ऑफ माई माइंड कि ये एमफिल में ये कौन सी चक्की का आटा इनको खिला देते हैं, या क्या कर देते हैं जादू इनके ऊपर कि ये ऐसी बातें करने लगते हैं। जब मैंने एमफिल में एडमिशन लिया तो मुझे ये पता चला कि अच्छा ठीक है, कुछ ऐसा खिलाते नहीं है, वो नॉलेज ही है। वो एमफिल एक सागर की तरह है, आप जितनी नॉलेज उससे आप 2 साल में बटोर सकते हैं, आपको इकट्ठी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक फैकल्टी अपने एरिया में एक्सपर्टीज होती है उसकी, और हर एक स्टूडेंट की अपने एरिया में एक्सपर्टीज होती है। हमें सबसे सीखने को मिलता है, अपने बैचमेट से, अपने फैकल्टी से, सबसे। सो एमफिल बहुत डीप नॉलेज और आपका एक पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी को लेके बहुत चेंज कर देता है। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच दिव्या जी, क्योंकि मैं जितना एक्सपेक्ट करके चल रहा था उससे ज्यादा मिला, क्योंकि प्रोफेशनल डिप्लोमा की जानकारी तो मैं इंक्लूड भी करके नहीं चल रहा था इस चीज में। तो मैं जो सोच के चल रहा था उससे तो मुझे ज्यादा ही जानकारी मिली है। एंड मैं आपसे ये भी जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पोस्ट द सेशन की, अगर आपको कोई जानकारी में हो जिसने डिप्लोमा कोर्स परस्यू किया हुआ है, देन हम उनका भी इंटरव्यू जरूर करना चाहेंगे। श्योर, आई हैव, हाँ, मेरी बैचमेट है, माय कॉलीग, शी हैज कंप्लीटेड हर पीडीसीपी फ्रॉम एमिटी, क्योंकि 2 ही कॉलेजेस में है ये, तो उन्होंने 2018-19 बैच में कंप्लीट किया। सो आई वुड ट्राई टू कनेक्ट हर विद यू, so you can hold the interview. And thank you so much for holding such sessions, organizing such sessions, because बहुत जरूरी है बच्चों, जो साइकोलॉजी की जो स्टूडेंट्स है उनके बीच रियल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जाना। क्योंकि जब मैंने भी एमफिल के लिए चीजें, एंट्रेंस के लिए, तो मुझे भी नहीं पता था कि हाँ कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि हर किसी के पास वो फैकल्टी नहीं होती जिन्होंने एमफिल किया होता है, हर कॉलेज में नहीं होते। मेरे बाय चांस फैकल्टी थी तो उन्होंने मुझे गाइड कर दिया, बट हर जगह ये अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसे सेशंस बहुत फ्रूटफुल और बहुत हेल्पफुल होंगे उन बच्चों के लिए, क्योंकि इसकी गाइडेंस कहीं नहीं मिलती है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना फोकस करना चाहिए। सो ये ऑल क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू सो मच दिव्या जी। एंड जो व्यूवर्स दिव्या जी से जुड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है कि शायद आप
उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू आप उन्हें डीएम कर दीजिए, एंड देन जब भी Yeah, उन्हें समय मिलेगा शी कैन रिस्पॉन्ड बैक ऑन दैट। I'll try to एंड respond to the messages. बिल्कुल। एंड दिव्या जी, साथ में मुझे ये चीज तो कहनी पड़ेगी आपसे कि मेरे लिए बहुत रेयर होता है, मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए बहुत रेयर होता है कि जब मैं इस तरीके के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिल पाता हूँ जो मेरे लिए काफी इंस्पिरेशनल होते हैं, मे बी उनकी पर्सनालिटी, उनकी ऑरा के तरीके से। सो ईशांत जी इज वन ऑफ द पर्सन्स, हम लोगों ने उनके साथ में परस्यूइंग एमफिल फ्रॉम निमहांस का अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले सेशन किया था। एंड उनके बाद में एक आप हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड से इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इतनी पैशनेट पर्सनालिटी, इतना डिटेल में सारी की सारी चीजें बता रही हैं, और बिना हिचक के आपने सारे के सारे सवालों का जवाब दिया है। ये Thank एक you ऐसी so चीज much. है You're too जो मुझे kind. You're too kind. You're saying all these things about me. नहीं नहीं, मैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि सेइंग अबाउट यू, बट इट्स अ फीलिंग, मतलब मुझे ही नहीं, व्यूअर्स को जब ये चीज दिखती है तो उन्हें समझ नहीं आता वो कैसे बताए, तो वो हार्ट्स एक ऐसा रिएक्शन है यहाँ पे जो वो शेयर करके दिखाते रहते हैं। तो सेशन शुरू Thank होने you से to पहले all ही, the viewers also. बिल्कुल, सेशन शुरू होने से पहले ही वो लोग हार्ट शेयर कर रहे थे और एक पॉजिटिव वाइब आपसे फील कर पा रहे थे। नाउ दैट इज समथिंग दैट यू कांट लर्न, यू नो, दैट इज जस्ट देयर। सो उसके लिए थैंक यू Th- सो मच। Thank you so much for the kind words, and thank you so much to the audience for putting nice questions and being so patient throughout the session. And सो all थैंक यू सो आप मच। जो ये बोल रहे हैं कि इतनी कॉन्फिडेंस के साथ पुट अप कर रहे हैं सारे पॉइंट्स, ऑल क्रेडिट गोज टू एमिटी. आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड दैट आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी. All this has been possible just because of my my faculties. Day and night उनका मोटिवेशन, वरना वो जब प्रेजेंटेशन से पहले वो एंजाइटी जो ट्रिगर करती है, वो वहां पे आपका मेंटर बैठा होता है, एंड ही विल कॉन्स्टेंटली और शी विल कॉन्स्टेंटली से दैट यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. एंड आप कोर्स के कंप्लीशन में तो आप इतना बोल सकते हो कि मतलब कोई सीमा नहीं है. देन यू आई टेक वर्कशॉप्स नाउ, आई टेक वर्कशॉप्स फॉर 50+ के लोगों के भी. So all this is possible when you have good guidance. So and that I have got luckily at my university. बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच दिव्या जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी सेशन उतना ही मीनिंगफुल लगा होगा जितना हमें Yes, लगा है। very. I enjoyed it. और एक लास्ट चीज ये पूछ रहे हैं, इज देयर एनी एज लिमिट फॉर एमफिल? No. I think एज लिमिट का ऐसा कुछ नहीं है. आप अगेन आरसीआई की अगर कोई ऐसा है तो आप आरसीआई की आपकी कोई भी क्वेरी एमफिल रिलेटेड अगर ऐसी है, यू कैन डेफिनेटली गो टू द आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल वेबसाइट, और वहां से आप कर सकते हैं. लेकिन एज लिमिट का ऐसा कुछ नहीं है. बिल्कुल। And also, if you are not able to connect me through this, I mean my account, Atman Mind Wellness Center के नाम से मेरा Instagram account है, आप वहां भी मुझे contact कर सकते हैं. आप एक बार Atman Mind मुझे दे Wellness दीजिएगा Center is और my मैं, clinic. हाँ, Yeah, मैं इसी में sure. टैग कर दूंगा आपका आईजीटीवी में। आप एक बार प्लीज बता दीजिए @Atman Mind Wellness Clinic, Atman Mind Wellness Center, sorry. जी, तो ये है AATMANN, देन हाँ, माइंड MIND, वेलनेस हाँ, WESSNESS, एंड देन सेंटर Center. CENTR। और साथ में मैं Yes. ये आईजीटीवी में टैग कर दूंगा, तो आप वहां से भी Yeah. कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ. थैंक यू सो मच दिव्या जी, Thank you so much for having me. All the best, and I'll connect with more people जो हमारी बात हुई पीडीसीपी के. Okay? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Okay. Most welcome. Thank you. Bye. Take care. आप भी ध्यान रखिए।